वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस रीडिंग वन जो रेट्स एंड रिटर्न्स की है उसकी जो हमारा टॉपिक है, इस बार हम बात करेंगे टाइम वेटेड रिटर्न एंड मनी वेटेड रिटर्न। ये रिटर्न्स जो हैं आपकी दो तरीके से हम यूज करेंगे। टाइम वेटेड रिटर्न आपका यूज होता है फ्रॉम दी फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। और मनी वेटेड रिटर्न जो होता है वो हमारा यूज होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में, ये जानते हैं। मनी वेटेड रिटर्न जो है वो प्रेफरेंस देता है मनी डिपॉजिटेड को, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इन्वेस्टर जनरली यूज़ करते हैं बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न ज़्यादा बेटर दिखती है। ये इन्वेस्टर यूज़ करता है अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, और इसको रेफर किया जाता है एज ए IRR, कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगेन एज आई से कि इसको आप कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसमें आप अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रीडिंग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज में वो टाइम वैल्यू कैलकुलेशन पे ही है। तो उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर फाइनेंस। सो नाउ बैक टू दिस फॉर्मूला। इसमें क्या सिंपल सा लॉजिक है, वो कहते हैं कि चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ पहले कि मान लो आपने आज 100 रुपये डाले, वो आपके हो गए 120 रुपये, ठीक है। आपको ग्रोथ क्या मिली है? 20% की मिली। होल्डिंग पीरियड रिटर्न के फॉर्मूले से निकालोगे तो 20% की रिटर्न मिल गई, ठीक। अभी इस रिटर्न पे आपको ये जानना है कि भैया ये जो रिटर्न है, अगर प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालोगे आप तो ये इसको कहते हैं डिस्काउंटेड फॉर्मूला। तो जिसमें कि हम इस फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे उसके रिटर्न के रेट से, तो जो ये वैल्यू आएगी वो एक्चुअली आएगी 100 रुपये ही, क्योंकि 100 रुपये तो आपने लगाए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने लगाए 100 रुपये, आपको 20% की रिटर्न मिली है, बट जब आप उस रिटर्न को वापस कैलकुलेट कर रहे हो अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए, वो 100 रुपये नहीं आ रहा, वो या तो 99 आ रहा है या 102 आ रहा है। इसका मतलब जो आपकी ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है, मतलब आप जो रिटर्न बता रहे हो वो गलत है। नाउ कई बार क्या होता है कि आपको रिटर्न नहीं पता लगती, ठीक। अब रिटर्न नहीं पता लग रही तो आपको उसकी रिटर्न निकालनी है। 100 का 120 बनाए तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट जब आपका बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मान लो 761 रुपये बढ़ के आपके 962 रुपये, अब निकालो, कैसे निकालोगे 201 रुपये का रिटर्न? ये इजी तो नहीं है कैलकुलेट करना। तो उस टाइम पे आपका ये फॉर्मूला यूज होता है कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है मतलब 761 रुपये, अब जो हमारी रिटर्न आई है उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 761 इंटू आर, जो कि हमारी रिटर्न आनी चाहिए, तो ये बनेगा 962। मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ऐड करता हूँ, आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, एक मिनट देना। सो आपने 100 रुपये लगाए, इनटू जो आपको रिटर्न मिलनी चाहिए थी, ये बनेगा आपका लेट्स से 120। तो आपने, चलो हम ये लेते हैं, बैंक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक में तो हमें पता है कि FD लगाया तो कितना रिटर्न मिलना है, सेविंग्स में कितना रिटर्न मिलना है हमारे को, तो फिक्स पता होता है। बट अगर हमारे को स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगाया या म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाया, 100 रुपये लगाए थे, आज 120 हो गए, टाइम पीरियड को फिलहाल छोड़ दो, ठीक, आज 120 हो गए, तो अब आपको निकालना है कि मेरी रिटर्न कितनी आई है, ठीक है। अब ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी ऐसे निकल रही थी हमारी, बट ये क्या फॉर्मूला कहता है, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जो बेसिकली अभी तक आप सीखते आ रहे हो कि भाई ये 100 रुपये इक्वल टू होने चाहिए 120। अब जब मैथ क्या फॉर्मूले को लगाओगे तो ये आर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाय आर, तो मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो आर की वैल्यू है आप निकाल सकते हो। अब आप इसको कैसे निकालोगे, चलो हम लेते हैं 100 इंटू आर इजकल टू 120। अब आर को हमने यहीं रहने दिया 120, ये इसको नीचे ले आए, बाय 100 हो गया, तो आर इज इक्वल टू 20%, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिटर्न को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। तो जो मनी वेटेड रिटर्न है उसमें भी यही फॉर्मूला है कि भैया कि
अच्छा सॉरी, हम एक दूसरी कैलकुलेशन करते हैं, एक पॉइंट इसमें मिस कर गया मैं अभी। हमने ये तो निकाल लिया 120 रुपये का, ठीक है। अब 100 × 20%, सॉरी ये प्लस होगा, सॉरी मैं ये यहाँ पे आपको गलत दे गया। तो दिस बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसका जो ग्रोथ आएगा, तो ये 100 × 20% आएगा, ये हमारी ग्रोथ आई है ना। तो इज इक्वल टू 120 ये बनना चाहिए, ये इक्वेशन हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो ये 21, ये 100 + 20 इक्वल टू 120, ठीक है। नाउ इस पे हम जो प्रेजेंट वैल्यू का हम जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, जो अभी आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा, वो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा है। वो कहता है कि आप फ्यूचर वैल्यू में मत कैलकुलेट करो, आप इसको बोलो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द डिस्काउंटेड, जो भी आपका बेसिकली इसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं, बट प्रेजेंट वैल्यू जो आज की डेट में है, जो आपने आज 100 रुपये लगाया, वो जो आपका फ्यूचर वैल्यू है, आप उसको जब करंट वैल्यू में निकालोगे, जो आज की डेट में उसकी फ्यूचर रिटर्न्स की करंट वैल्यू निकलनी चाहिए, वो भी इसके बराबर आनी चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ वी के दोनों इक्वल होने चाहिए, या फिर आप कहो प्रेजेंट वैल्यू माइनस फ्यूचर वैल्यू पी वी ऑफ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 0। ना अब फॉर्मूले को वापस आके देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। हमने 100 रुपये लगाए, 120 हमें वापस मिले, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 ही होनी चाहिए। दैट विल गिव अस द एग्जैक्ट रिटर्न, ठीक। या फिर इसको हमने जैसे इसको इधर करके मैथमेटिकल फॉर्म में मेंशन किया है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमने 100 रुपये आज दिए, उसकी वैल्यू 100 रुपये है, और जो हमारा इनफ्लो होगा 1 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो भी 100 रुपये है। तो दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 निकलेगा, 100 - 100 0 निकलना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताता हूं एक फॉर्मूले से। मान लो हमने 100 रुपये लगाए आज की डेट में, ठीक है, T0 हमने आज 100 रुपये दे दिए, -100। -100 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी जेब से चले गए ये, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में 100 रुपये कम हो गए। साल के बाद में ये हो गए, जो इन्वेस्टर है, मैंने 120 रुपये का एक और शेयर खरीद लिया, तो मैंने 120 रुपये और दे दिए, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 2, अगर आप यहां देखो, ये T2 की बात कर रहा है, द इन्वेस्टर सेल्स बोथ द शेयर फॉर 130 ईच। तो एक ये खरीदा था, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब T2 पे जो दूसरा साल हमारा जब खत्म हुआ, तो उसमें हमने 130 रुपये के इंटू 2 करके 260 रुपये में हमने बेच दिए, और ये पैसा हमारे अकाउंट में आया है, तो ये पॉजिटिव है अमाउंट, ठीक। तो 100 रुपये पहले हमने डाले, फिर 120 डाले, हमें वापस मिले थर्ड ईयर में 260। अब इसमें एक कैच आएगा, वो कैच मैं सेकंड अटेम्प्ट पे इसको यूज करता हूं, ठीक है। बट पहले हम इसको, मैं एक्चुअली ब्लैंक स्क्रीन ऐड करता हूं यहां पे पहले। सो हमने आउटफ्लो हमारा गया, आउटफ्लो हमारा पहले गया 100 रुपये का, फिर गया 120 का, हमारे पास प्लस आए 260 रुपये, ठीक है। तो अब हमारा को क्या करना है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि ये तो 0 पे है, ये 1 साल बाद हमने लगाया, तो इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एज ऑफ टुडे। तो ये 1 साल के पीरियड पे हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और ये जो 260 रुपये हमारे लगे थे, इसकी, ये 2 साल बाद हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 2 साल के लिए, ठीक। इसका फॉर्मूला डिटेल में अभी आप देख लो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ना एक और एक्स्ट्रा लॉजिक लगा हुआ है, $2 का इन्होंने $2 का डिविडेंड भी लिया है, ठीक है। आप इसको अभी एक फॉर इंस्टेंस इसको छोड़ देना अभी, बट आप फॉर्मूले पे वापस आओ, ठीक है। इस वैल्यू पे मत देखना 118 और 264 रुपये, क्योंकि $2 वाला जो $2 का जो इसमें डिविडेंड वाला पार्ट है वो ऐड किया हुआ है। बट फिलहाल आप इसको ऐसे लो कि 100 जो हमारे करंट थी वैल्यू,
प्लस 120 जो कि एक साल के लिए हमने एक साल बाद डाली थी हमने, 1 प्लस आर हो गई, इज इक्वल टू 260 हमारे को जो 2 साल बाद मिले हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ये हमने 2 से किया क्योंकि ये 2 पीरियड के लिए गया हुआ था। अब इस फॉर्मूले को समझ लो, कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर उसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। कॉन्सेप्ट को समझना बस, जो मैंने समझा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक, अब ये 1 और 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने पीरियड के लिए वो रखा गया है इसलिए वहां पे उस पीरियड को यूज किया है और उस पीरियड से हमें इसको इसकी करंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये एक्चुअली में पूरी की पूरी वैल्यू 0 निकल के आएगी। उसमें आर की वैल्यू आइडेंटिफाई होनी आपको जरूरी है, सिंस अब आपको यहां पे आर तो निकालना है। ठीक, तो आर को आपको जब आइडेंटिफाई करोगे, इसका एक डिटेल फॉर्मूला है और तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेटर पे करोगे तो ये तो विद इन सेकंड्स हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ टीवीएम का फॉर्मूला, ये बेसिकली टाइम वैल्यू फॉर मनी का ही फॉर्मूला है। बट अगर आप इसको मैनुअली करते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। उससे पहले आप ये $2 वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो कि क्या हुआ है। तो उसने एक जो पॉइंट बताया कि इसमें एग्जामिनर ने, कि हर साल के एंड पे स्टॉक पेड $2 का एक डिविडेंड। तो आपका ₹100 पहले लगे थे, ₹120 आपने दोबारा एक उसका जो शेयर प्राइस था वो खरीदा, बट पहले साल में आपको जो ₹100 लगाए थे उस पर $2 का डिविडेंड मिला पर शेयर। बट आपने पहले साल के इस पीरियड में तो एक ही शेयर रखा था तो आपको $2 मिल गए। ठीक है, तो आपकी जो नेट रिटर्न, नेट आउटफ्लो हुआ आपका, ₹2 आए, ₹120 लगाए, तो आपका ₹118 का नेट आउटफ्लो हुआ आपके अकाउंट से। इसलिए जो 2 स्लाइड बाद मैंने आपको दिखाया था वो 118 कैलकुलेशन यहां से आ रही है। अब अगले साल फिर से $2 का डिविडेंड मिला, बट अब जो है स्टॉक तो हो गए 2, क्योंकि एक ये खरीदा था, एक ये खरीदा था, टोटल 2 हमारे पास स्टॉक यूनिट्स हैं। तो हर स्टॉक पे हमारे को $2 का अगर डिविडेंड मिला है तो इस साल हमारे को टोटल $4 का मिला है डिविडेंड, और 260 तो हमने उसको एनकैश किया ही है, तो इट बिकम्स 264। ये जो कैलकुलेशन आ रही हैं ये 118 की, ये वाली जो आप देख रहे हो, और 264 की, ये यहीं से आ रही है। ठीक है ना, अब एक बार मैं आपको डिटेल में इसका एक तरीका समझाता हूं मैनुअली करने का, कि अगर आपने मैनुअली रिटर्न निकालनी है तो कैसे निकालनी है। तो जब आप प्रैक्टिकल यूज़ में जाओगे तो आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करना होगा या फिर आपको एक्सेल यूज़ करनी होगी, बट समझने के लिए कि ये कैलकुलेशन हो कैसे रही है आपको ये समझना ज़रूरी है। तो हमारा स्टार्ट का एक हम ये लेते हैं सिनारियो, जिसमें हमने स्टार्टिंग में $10,000 लगाए और साल के एंड में हमने $5,000 और लगा दिए, तो टोटल हमारे कितने लगे? 15,000। ठीक है ना, थर्ड एंड जो सेकंड पीरियड जो था हमारा, जब खत्म हुआ, जो 2 साल हमारे को पूरे हो गए हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमने उसको जब एनकैश किया तो हमारे को $18,000 मिल गए। हिसाब से तो हमारे को कितना मिला? 3,000 की ग्रोथ हुई हमारी। ठीक है, अगर आप इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न पे निकालोगे, सिंपल कि 15 लगाए 18 मिले, तो 3K ओवर 15K, आपको सीधा सीधा 20% की तो रिटर्न मिल गई। बट यहाँ पे तो कैच आ गया, क्या कि आपने एक साल बाद 5,000 डालते, पहले साल आपने 10 डाले थे, तो आपका अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो तो 10,000 के कितने बढ़े और 5,000 के कितने बढ़े, तो आपको ये पता ही नहीं है 18,000 में से कि 10,000 की वैल्यू कितनी हो चुकी है और 5,000 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, क्योंकि ये 2 साल के लिए रहा और ये रहा आपका सिर्फ 1 साल के लिए। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपका HPR यहां पे काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? आपका ये वाला फॉर्मूला ऑफ MWR, जिसमें हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द आउटफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज। ठीक है, कि आपने जितना पैसा डाला उसकी प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो, जो आपका फ्यूचर में पैसा आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब बराबर होगी, उस फॉर्मूले में जब आर की वैल्यू आपकी आइडेंटिफाइड हो जाएगी। बट हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालने का तरीका ये आप देखिए कि जब हम इस इक्वेशन को सेटअप करेंगे कि हमारा पहला आउटफ्लो दूसरा आउटफ्लो को प्लस किया और तीसरा इनफ्लो को प्लस किया, वो बन गया हमारा 0 बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आर है ये इसको ये -2 है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये प्लस और ये माइनस है, क्यों?
माइनस तो वो होगा ना जो आपके अकाउंट से गया है, तो इसलिए ये वैल्यू माइनस है, ये आपके अकाउंट में आई है। तो जो माइनस है और जो प्लस है तभी मिलकर तो जीरो होंगे। ये दोनों जब वैल्यू माइनस टोटल प्लस जब इक्वल हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो इक्वल हो जाएगी बाय नोइंग दी MWR विच इज द रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी जो इक्वेशन है वो जीरो बन जाएगी। नाउ लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला, कंफ्यूज मत हो। अभी स्टार्ट किया हमने 10,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, एक साल के बाद हमने 5,000 रुपये और डाले जो T1 हो गया, और T2 पे हमने 18,000 रुपये निकाल लिए हैं। अब हमारे को MWR जो होता है, जो आपका मनी वेटेड रिटर्न है, वो आपको आइडेंटिफाइड नहीं है, वो हमें सॉल्व करना है। तो पहला हम इसका एक लॉजिक लेते हैं, एक हम गेस मारेंगे कि भाई MWR की हमारी वैल्यू अगर मान लो 10% है, तो इस इक्वेशन में डालना शुरू करते हैं कि पहले 10,000 रुपये गए। अच्छा, आप कंफ्यूज यहां मत होना कि 10,000 रुपये के नीचे हम ये 1+R का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। 1+R इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग दी फ्यूचर वैल्यू इनटू टुडेज वैल्यू। हमने जो सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि आप जो कंजम्पशन अपनी डिले कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आपके आज 100 रुपये हैं, कल वो अगर 105 रुपये जो आपका रियल रिस्क फ्री रिटर्न, और हमने रिस्क फ्री रिटर्न और हमारा जो नॉमिनल रिटर्न का हमने कॉन्सेप्ट 2-3 वीडियो पहले से पढ़ा है, उसमें अगर आज आपकी वैल्यू 100 रुपये है और कल को आपकी 105 रुपये वैल्यू है, तो ये एक्चुअली बराबर है, क्योंकि आपका जो 100 रुपये में आज आपको सेम मिल रहा था वो 105 रुपये का हो चुका 1 साल बाद। तो अगर वो 105 को हमने आज की वैल्यू पे निकालना है, इक्वेशन आप देखो 100 रुपये और 105 रुपये मैथमेटिकल इक्वेशन तो इक्वल नहीं है, आज की हम वैल्यू निकालें तो इसलिए हमारे को उस 100 की जो वैल्यू 1 साल बाद है, सॉरी 105 की, उसको हमें आज की प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे और उसको देखेंगे कि हाँ भाई ये अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब जो ये ग्रोथ मिल रही है वो एक जेन्युइन ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। और हमारे को परसेंटेज हमारे को पता लग गई वहाँ से। इसलिए जो आज का 10,000 है ये तो आज डाला है, तो आज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो जो हमने अगले साल डाला, 1 साल बाद की आज की वैल्यू निकालनी है हमें, उस 5,000 रुपये को हमने डिवाइड किया 1+R, हमने जो एक R एज्यूम किया है 10% का, जो ये हमने एज्यूम किया है, और वो 1 साल के लिए रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू 1 यहाँ लगा दी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये जो 18,000 रुपये है ये हमारे 2 साल बाद की वैल्यू है, और ये हमारे पास आ रहा है, तो इसका ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ये 1+R का मतलब 1+R मीन्स आपका 1+10% हमने लिया, दिस बिकम्स 1+0.1, सो ये 1.1 बनता है, दैट्स हाउ 1.1 इज कमिंग, और ये 2 साल के लिए वैल्यू है, ठीक है। यस तो अब इस कैलकुलेशन को जब आप करोगे तो ये इक्वल 0 आनी चाहिए, बट ये तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दिस इज कमिंग टू 5669 माइनस में, वो भी इसका मतलब हमारा जो MWR है वो हमने कम कंसिडर किया है, हमारे को इसकी वैल्यू और ज़्यादा बड़ी कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स डू द कंसिडरेशन ऑफ 15%। वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो वैल्यू आती है -747। इसका मतलब ये अभी भी 0 के बराबर तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंटिंग है, जो हमारा रिटर्न है, वो अभी भी ज़्यादा है। हमने फिर इसको 16% पे लिया, 16% पे लेते हैं तो ये वैल्यू हो गई प्लस, मतलब 0 से फिर ज़्यादा हो गई, बट ये हमारे को 0 लानी है, तो -747 और 69 के बीच में हमारे को ये वैल्यू 0 लानी है, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये 15% पे है और ये 16% पे है। अब जब इसको हमने ये रेंज पता लग गई कि हाँ इस रेंज के बीच में हमारा ये 0 की वैल्यू कहीं आने वाली है, तो ये जो 15 और 16% के बीच में ये हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ होनी चाहिए। एक मैं बहुत रफ एक कैलकुलेशन करता हूँ, इन दोनों का टोटल करो, ये करीबन बनता है 747 और 60, 807, 816, ठीक है। अब 816 बना, ये आपका ऑलमोस्ट जाके बैठता है 90% के अराउंड। तो मेरे को जो लग रहा है कि अगर हम इसको 90% से बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 0 के आसपास आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से 90 मतलब 90.9 से बढ़ा देंगे, तो ये 0.9 से अगर बढ़ेगा तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, आपको और आइडिया लगेगा, ठीक है। ये देखो
15.92% आ रहा है। अभी आया कैसे, ये एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीनियर इंटरपोलेशन फॉर प्रिसीजन। हालांकि ये अगेन आई एम सेइंग कि ये आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्रैक्टिकल वर्ड में यूज़ नहीं करोगे शायद, क्योंकि कैलकुलेटर्स हैं, आप एक्सेल पे काम करो तो एक्सेल में यूज़ होगा, बट आपको इसका लॉजिक समझना जरूरी कि वैल्यू आई कैसे है। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि लेट्स से 15% ने दिया इतना, हमने जो निकाला था 16% ने हमारा +69 दिया, तो इसके बीच की कहीं वैल्यू है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी 15% वाली उसको लिया, प्लस अब जो हमारा बीच का जो गैप है उसको हमें एनालाइज करना है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया भी था। जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 747, इसको हम एब्सोल्यूट वो कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे सारा, +69, क्योंकि हमारी ये रेंज लेनी है पूरी। उस रेंज में हमने जितना इसका डिस्टेंस निकल रहा था हमने उसको यूज कर लिया। अब जो दो रेंज है हमारी 15 और 16, उसका गैप भी निकालना जरूरी है, तो ये हमने 16 - 15 कर दिया। तो अब जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये तो 1 बन गया, तो ये इक्वेशन यही बन गई, इंटू 1 करोगे तो यही इक्वेशन रह जाएगी। तो 15 + 747 / 816, दिस बिकम्स 15.92%। अब आप खुद कैलकुलेट करना, ये फॉर्मूला हमने जो बनाया था, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस फॉर्मूले में आप 15.92% डाल के कैलकुलेशन करो, ये इक्वल टू 0 आएगा। चलो एक बार ये वाला हमने कर लिया था फॉर्मूला, आप इसी को इस तरीके से भी करके देख सकते हो कि आपका ये यहाँ पे इक्वल लगा दो, तो ये वैल्यू जो आएगी और ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज आर इक्वल। दैट्स व्हाट द मनी वेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। जब आपकी ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो जो रिटर्न आपका निकल के आ रहा है वो आपका मनी वेटेड रिटर्न होगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि टाइम वेटेड रिटर्न है। तो ये मनी वेटेड रिटर्न, अगेन आई एम समराइजिंग, ये तो हमने निकाला था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं जो हमारा फंड मैनेजर होते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेथड प्रेफरेंस देता है टाइम को। आपको यहाँ पे HPR का लॉजिक यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो टाइम, जनरली फंड मैनेजर्स के साथ चैलेंज क्या आता है कि उनके पास कंट्रोल नहीं है इनफ्लो का, कि पैसा कब कब आने वाला है। इन्वेस्टर ने जब मन किया डाल दिया पैसा। अगर आप म्यूचुअल फंड को अगर आप कंसिडर करो, तो म्यूचुअल फंड में आप एक पैसा डालते हो अपनी मर्जी से, कि मुझे आज इस महीने SIP अपनी करनी है, 6 महीने तक करनी है, 7वें महीने में SIP नहीं, मैं लमसम डाल दूंगा, या फिर मैं SIP के साथ साथ में कुछ लमसम डाल दूंगा। तो उस केस में आपका जो फंड मैनेजर है उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता आपके पैसे इनफ्लो और आउटफ्लो का, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर पैसे कभी भी निकाल सकते हो। तो वहां पे वो प्रेफरेंस देते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए मेरे पास पैसा रहा और कितना रहा, उसके हिसाब से मैं अपनी रिटर्न्स को कैलकुलेट करूंगा। ठीक, तो उसको हम बेसिकली जो रिटर्न निकालते हैं उसको हम कंपाउंड करते हैं रिटर्न को। अगर तो हमने निकाला पीरियड जो है वो, अभी हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में एक टॉपिक और यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एनुअलाइज रिटर्न। क्योंकि हमारा जो भी रिटर्न एक कैलकुलेशन बेसिस बनता है वो ईयरली रिटर्न का बनता है। तो और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो हमें उसको कंपाउंड भी करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो उसको कंपाउंडेड रिटर्न भी बोला जाता है। तो फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा है। अगर तो ये हमने 1 साल से ज़्यादा का है तो हम इसको यूज़ करेंगे एज ए जियोमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला। ठीक, वो आपको शायद ध्यान भी होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो। जियोमेट्रिक मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है 1 + R1 इंटू 1 + R2 इंटू जितना भी आपका 1 + Rn, यहाँ पे n की ही वैल्यू आ जाएगी, एंड में -1 करेंगे हम इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक, और अगर आपका 1 साल से कम है तो हम नॉर्मल HPR वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। HPR आपने मान लो ये 10 दिन के लिए पीरियड था, ये 50 दिन के लिए था, ये 100 दिन के लिए था, तो इनकी रिटर्न जितनी भी निकली उसको हम -1 कर देंगे, तो दैट बिकम्स आर टाइम वेटेड रिटर्न। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। ये पिछला ही सेम हमारा एग्जांपल है जो कि था कि हमारा
$100 हमने लगाए थे पहले साल में, दूसरे साल में फिर हमने $120 का दोबारा से स्टॉक खरीदा और $2 का हमें हर साल डिविडेंड मिला, और सेकंड ईयर के एंड में हमने $130 का दोनों शेयर बेच दिए हमने। ठीक, तो ये इसकी हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं। ये यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है, ये उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन ही किया कि था क्या। बट अब हमें टाइम वेटेड रिटर्न निकालनी है, तो हमारे को इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, HPR निकाला पहले पीरियड का, जो हमारा 120 था, 100 का 120 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न का एक पूरा डिटेल वीडियो जो है अगर आपने वो देखा है, तो उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने अभी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंड वैल्यू प्लस एनी डिविडेंड रिसीव्ड और एनी रिटर्न रिसीव्ड इन बिटवीन माइनस दी स्टार्टिंग वैल्यू ओवर स्टार्टिंग वैल्यू। दिस इज द फार्मूला फॉर HPR। ये डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है। ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, तो डिटेल वीडियो HPR की आप डिटेल ढंग से देख लेना। मैं उसका लिंक जो है पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ मैंने, और इसमें भी डाल देता हूँ मैं। ठीक, तो ये आपका जो 120 रुपये एंडिंग वैल्यू थी, $2 हमारे को और मिले हैं, ये $2 ऐड कर दी, सो $2 है बेसिकली। स्टार्टिंग वैल्यू थी $100 की, स्टार्टिंग वैल्यू $100, दिस बिकम्स, सॉरी -1 भी होगा, 22% हमारी वैल्यू निकलेगी पहले साल की रिटर्न, क्योंकि $100 लगाए 122 मिलेगा, तो एक साल में ₹22 की रिटर्न, $100 में ₹22, 22% बनता है। अब अगला जो हमारा पीरियड आया उसमें हमने कितना लगाया, तो अगले जो 2 पीरियड था उसकी एंडिंग वैल्यू कितनी निकली, ₹130 के हिसाब से 2 शेयर 260 हमारी वैल्यू। डिविडेंड कितना मिला, $2 के हिसाब से $4 डिविडेंड मिला। अब आप ये मत कहना कि ये वाला जो $2 पहले साल मिले थे वो भी ऐड करने हैं इसमें, नहीं, वो पहले साल तक की कैलकुलेशन में यूज हो गए थे। अभी दूसरे साल हमारे को दोबारा मिले हैं ये। ठीक, तो दूसरे साल पे हमारे को $260 तो हमने एनकैश किए, जो वैल्यू थी हमारी एंडिंग वैल्यू बेसिकली, और $4 हमारे को मिल गए। ना इसमें $120 क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेयर था। अब आप देखो तो जब ये कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है इसमें, सॉरी जो इक्वेशन है, इन्वेस्टर बाइज अनदर शेयर ऑफ द सेम स्टॉक फॉर 120, उसने एक यूनिट और खरीदा है, तो इसलिए हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट गई वो पहले $100 की गई, फिर $120 की गई, तो टोटल हमने $220 तो शेयर खरीदने में लगा दिए। उस $220 की वैल्यू $260 हो चुकी है, तो एंडिंग वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो हमारे को डिविडेंड मिला वो $4 और मिला, और हमने जो टोटल हमने इसमें पैसा लगाया था वो जो स्टार्टिंग वैल्यू थी बेसिकली। ना स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारी, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने इन्वेस्ट क्या किया वो नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की, वो जाननी है हमारे को। अगर आप ये इक्वेशन देखो तो इन्वेस्टर बाइज अनदर स्टॉक, तो पहले साल फर्स्ट ईयर में जब उसने खरीदा हो तो $100 का था। जब उसने सेकंड, एक यूनिट हो गया इसके अकाउंट में, जब सेकंड ईयर को उसने खरीदा तो उसकी वैल्यू थी $120 की, जो नया खरीदा। जब नया खरीदोगे तो इसकी वैल्यू 120 हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 120 हो चुकी है, और जो नया खरीदा उसकी तो वैल्यू है ही $120। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है बेसिकली वो 240 हो गई। दैट्स हाउ दिस इज कमिंग एज 240 एज द स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो 260 + 4 - 240 एज अ स्टार्टिंग वैल्यू, और स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 240 है। ये हमारा बन के आता है नेट 10% की रिटर्न। ठीक, अब हम उसी फॉर्मूला में इसको डालेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है। हमारा जो 1 + HPR 1 + 22, सो 1 + 22% इंटू 1 + नेक्स्ट ईयर रिटर्न 10%। ना अब ये ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा है, तो हमारे को यूज़ करना है जियोमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला। अब हम इसको करेंगे, ये 2 पीरियड हैं, इसको 2 से यहाँ पे कर दिया, एंड -1 एंड में हम करेंगे। ये 0.5 क्यों है इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इसको हटा करके 0.5 किया है, दैट्स हाउ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन गोना वर्क।
तो ये हमारा टोटल नेट आएगा 15.84% इज़ दी टाइम वेटेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले साल $100 डाली, फिर दूसरे साल $120 डाली, दो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। जेब से पैसे गए टेक्निकली $220, ठीक। तो इनफ्लो हुआ $220 का, आउटफ्लो हुआ जो हमारा टोटल गया $266 का टोटल आउटफ्लो गया था, ठीक है। $2 पहली बार मिले, फिर $4 दोबारा मिले, तो 260 ही मिले, तो टोटल $266 का इनफ्लो है, ठीक है। अगर आप मनी वेटेड रिटर्न निकालते हो तो आउटफ्लो आपका गया $100 और $120 का, $220 टोटल आउटफ्लो गया। इनफ्लो आपका आया कितना, $266 का। तो अब जब आप इसको मनी वेटेड रिटर्न फॉर्मूले में लगाओगे तो आपकी रिटर्न आएगी फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप इस फॉर्मूले से लगाओगे तो ये आपकी जो फंड मैनेजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये रिटर्न आएगी। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे डिस्कस, वो करेंगे एनुअलाइज रिटर्न और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। सी इन द नेक्स्ट टॉपिक।